नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज एक बयान दिया, जिस बयान में उन्होंने दफ़ा 370 को लेकर ये कहा कि केंद्र सरकार दफ़ा 370 के ऊपर सुनवाई नहीं होने दे रही। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर केंद्र सरकार का केस दफ़ा 370 को लेकर मजबूत होता तो अभी तक ये मामला निपट गया होता। आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष कहना क्या चाहते हैं, और दूसरा, डिलिमिटेशन को लेकर इतनी घबराहट क्यों, डिलिमिटेशन को लेकर 2011 के सेंसस को लेकर यह सारी बयानबाजी आखिरकार क्यों हो रही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। सेठ साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि डिलिमिटेशन को लेकर इतनी घबराहट, इतना डर क्यों है कि आज उमर अब्दुल्ला दोबारा कहते हैं कि अगर डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस की बुनियाद पर होगी तो ठीक है, और डिलिमिटेशन में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को या उनके साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। देखिए, डिलिमिटेशन का इस्तेमाल जो है वो हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो एंटी जम्मू अपने एजेंडा के तहत जो है वो किया है। क्योंकि जम्मू में और कश्मीर में अगर आप पॉपुलेशन की अनुपात देखें तो वो ऑलमोस्ट बराबर बनती है। कश्मीर में थोड़ा सा आर्टिफिशियली करके ज़्यादा क्रिएट किया हुआ है, वो भी सामने उसके तथ्य आते हैं। लेकिन अगर वो मान भी लें, जैसे 2011 के सेंसस की बात उमर साहब करते हैं, और कानून भी यही है कि डिलिमिटेशन जो एक्सरसाइज होगी वो 2011 के सेंसस पे ही होगी, तो उसमें भी पॉपुलेशन का अनुपात जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है। कश्मीर का तब भी इतना ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो नहीं है कि जिसमें इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो सीट्स का क्रिएट होता। और अगर आप एरिया की बात करें तो जम्मू का एरिया जो है वो कश्मीर के एरिया से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो अगर सही तौर पे डिलिमिटेशन होती पहले भी, तो तब भी जम्मू की सीटें और कश्मीर की सीटें ऑलमोस्ट जो है वो बराबर होनी चाहिए थी। डिलिमिटेशन हमेशा से जो है वो जम्मू कश्मीर में जब भी हुई वो विवाद में रही, और फिर उसके बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जब मेजॉरिटी में आती है, ब्रूट मेजॉरिटी में आती है, तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को जो है वो रोक देती है तकरीबन 30 सालों के लिए। अब क्यों नहीं करना चाहते थे डिलिमिटेशन 30 सालों के लिए, 32 सालों के लिए आपने डिलिमिटेशन को रोक के रखा? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि जम्मू के लोगों को उतनी सीटें मिले, जम्मू प्रोविंस में उतनी सीटें मिले जितने की कानून के हिसाब से डिज़र्व होती हैं। और बहाना लिया कि क्योंकि पार्लियामेंट ने फ्रीज़ किया है डिलिमिटेशन तो इसलिए हम भी करेंगे। पार्लियामेंट ने फ्रीज़ किया था पॉपुलेशन स्कीम के अंडर, IPP 7 के अंडर, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करती थी। वो प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं करते थे। एनीवे, वो अलग एक मसला रहेगा। लेकिन अगर डिलिमिटेशन जो है उसकी अगर बात करें तो उमर साहब ये कहते हैं कि डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है वो सियासी नहीं होनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं होनी चाहिए। तो कहाँ हो रही है ये घबराहट जो है, ये हड़बड़ाहट जो है, ये उमर साहब की इसलिए है कि उनको पता है कि अगर कानून के हिसाब से डिलिमिटेशन हुई तो फिर उस डिलिमिटेशन में जम्मू को पहली बार अपना हिस्सा जो है वो मिलेगा। वो हिस्सा जो जम्मू प्रोविंस जो है वो डिज़र्व करता रहा है 1947 से लेके ही। आपने जम्मू को वो राइट्स डिनाई किए हैं जम्मू को जो मिलने चाहिए थे। अब आपको लगता है कि अब ये एक्सरसाइज जो डिलिमिटेशन की हो रही है, अब वो कश्मीर का प्रेशर जो है, कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर है या जम्मू का कोई प्रेशर है, लेकिन जो प्रेशर हमेशा से मेंटेन करके रखा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या बाकी जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज ने, अब वो प्रेशर काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए जब वो प्रेशर काम नहीं कर रहा है तो एक न्यूट्रल जो है वो डिसीजन जो है वो आने वाला है, जिसमें दोनों खित्तों को उतना मिलेगा जितने की दोनों खित्ते डिजर्व करते हैं। लेकिन सेठ साहब, इल्ज़ाम ये भी इसमें आपको ये कहना चाहूँगा कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को ये समझते हुए कि रिपोर्ट क्या आनी चाहिए और क्या आ सकती है, उमर अब्दुल्ला साहब इसमें पहले ही बैकग्राउंड बना रहे हैं कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट आने के बाद जो है उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसको इशू बनाएंगे, तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन इल्ज़ाम आप ये भी लग रहे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट तो अभी आई नहीं, ये बड़ी एक सीक्रेट एक्सरसाइज है जो बड़ी सीक्रेटली हो रही है, लेकिन सबको पता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व हुई हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व नहीं हुई हैं, पहाड़ियों को कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है, गुजर बकरवाल तबके के लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ST के लिए क्या रिजर्व है। ये सारी चीज़ें पब्लिक में अगर आ रही हैं तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें पब्लिक में क्यों है, अगर ये एक सीक्रेट एक्सरसाइज है, खामोशी के साथ हो रही है। देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि ये जो स्पेकुलेशंस या र्यूमर्स जो हैं इसकी कोई बेस है, इसका कोई तथ्य है। जहाँ तक कानून की बात करें तो ये समझना जो है ये आसान है कि जो सीटें शेड्यूल कास्ट
कम्युनिटी के लिए रिजर्व थी। एससी रिजर्व सीटें हैं क्योंकि उनका टर्म हो चुकी है, वो 3 टर्म से ज़्यादा जो है वो रिजर्व रही हैं, तो अब उनको डी रिजर्व होना है। तो इसलिए अगर कोई ये कहता है कि 7 सीटें जो है जो एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व थी जो अब 8 बन जाएंगी, तो वो डी रिजर्व होकर वो वैकेंसी, वो जो सीटें हैं वो ओपन कैटेगरी में जाएंगी और उनकी बदले में जो है 8 सीटें कोई और रिजर्व होने वाली है। जहाँ तक वो ये कहते हैं कि 8 सीटें जो है वो डी रिजर्व होकर ओपन पे जाएंगी, वो ठीक है, तथ्य है, लेकिन कौन सी 8 जो है उसकी जगह पे रिजर्व होनी है वो स्पेकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें कानूनी प्रावधान है। कानूनी प्रावधान है कि उसमें आपको पॉपुलेशन का अनुपात देखना है, उसमें आपने ये भी देखना है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को पहले रिप्रेजेंटेशन कभी एससी कम्युनिटी को वहाँ पे मिली है या नहीं मिली। उस कानून के दायरे में रहते हुए एक फेयर आइडिया ज़रूर लगाया जा सकता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो एससी रिजर्व होने वाली है। इसी तरह एसटी रिजर्व की अगर आप बात करें, पहली बार होने वाला है, अब उसमें क्राइटेरिया जो है वो फिक्स है। उस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर मुझे आज ये देखना है कि एसटी रिजर्व में कौन सी सीट आ सकती है, तो मैं ये देखना चाहूँगा कि एसटी रिजर्व की पॉपुलेशन जो है, एसटी की पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है और उस ब्रॉडर गाइडलाइंस में कौन कौन सी सीट आ सकती है। ये कोई बड़ी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हर बंदा जो है जो सियासी समझ रखता है, जो कानून को पढ़ सकता है, उसके लिए समझना आसान होता है कि कौन सी सीट के रिजर्व होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से ऐसी कोई बयानबाजी नहीं हुई, उनकी तरफ से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन कहीं पे नहीं आई है कि क्या सीटें जो है वो डी रिजर्व होनी है, रिजर्व होनी है, कौन सी सीट होगी, कौन सी नहीं होगी। दिस इज ऑल स्पेकुलेशन, दिस इज ऑल र्यूमर। देयर मे बी ए जेन्युइन एक्सरसाइज बाई समबडी हु इज डूइंग। आप अगर जुनेद साहब आज इस पे काम करना चाहते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू फॉर्म एन ओपिनियन कि कौन सी ऐसी सीट जो है वो रिजर्व हो सकती है, ये 7 अगर डी रिजर्व होती हैं, तो यू कैन आल्सो, यू मे बी 70% राइट, यू मे बी 80 और 90% राइट, वो बड़ा ज़्यादा गलत नहीं होगा। डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से ऐसी कोई जो है वो इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई है, और इसलिए इसको सिर्फ सियासी मुद्दा बनाना या इसमें सियासी जो है वो मुद्दे ढूंढना जो है, ये सिर्फ उसी की तरफ एफर्ट है। मुझे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की समझ नहीं आती कि इनकी सियासी सूझबूझ क्या है। जब पहले डिलिमिटेशन कमीशन बनती है तो ये कहते हैं हम बाइकाट करेंगे, पहली मीटिंग्स में ये जाते नहीं, और उसके बाद जब एक्सरसाइज हो रही है तो अब ये कहते हैं कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो भाई आपने पहले ही पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर लिया? अगर आप पहले आपने पार्टिसिपेट किया होता एज एसोसिएट मेंबर, तो आप शुरू से ही आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है डिलिमिटेशन कमीशन की चलती रहती, आपको अब मिलती रहती। लेकिन अब ये पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसका स्वागत है। वी आर वेरी हैप्पी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, चाहे इस स्टेज पे ही, लेटर स्टेज पे ही, डिलिमिटेशन कमीशन में पार्टिसिपेशन अपनी जो है वो बता रही है। और हमें लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो एक्सरसाइज चल रही है, भारतीय जनता पार्टी को ये पूरी उम्मीद है कि पहली बार दोनों खित्तों को वो मिलेगा जो कि वो डिजर्व करते हैं, दोनों खित्ते। सेठ साहब, अब दूसरी तरफ आऊंगा कि आज उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 370 और 35 के ऊपर जो सुनवाई होनी है, 370 की अमेंडमेंट के ऊपर सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती। और फिर अपने बयान के अंत में वो कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार का केस मजबूत होता तो अभी तक ये मामला खत्म हो गया होता। आप इसको कैसे देखते हैं, और क्या बाकी वकला साहिबान की तरह आप भी ये मानते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो ये कितना गंभीर है? देखिए, उमर साहब को बावजूद इसके कि वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं स्टेट में, वो केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, बावजूद इसके आई कैन से फेयरली दैट ही हैज़ एब्सोल्युटली नो नॉलेज अबाउट लॉ। ना उनको कानून की नॉलेज है और ना ही वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर नॉलेज नहीं हो और समझने की कोशिश करें तो अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज भी नहीं हो, समझने की कोशिश भी नहीं हो, और फिर बयान जो है वो ऐसे दे देने जो है, दैट इज़ रियली वेरी ऑब्जेक्शनेबल। ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इसलिए नहीं हो रही कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती है, दिस इज़ एब्सोल्युटली कंटेम्पशियस। आप सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू गिव एन इंप्रेशन कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हियरिंग्स को गवर्नमेंट की कन्वीनियंस के हिसाब से करती है। आर यू सेइंग दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट एन इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट की इम्पार्शियलिटी, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस पूरी दुनिया में मानी जाती है। जब आपको सूट करता है तब आप कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे को मान्य होगा, यही तो कहते हैं।
कि डिलिमिटेशन के ऊपर जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का हमारे को मान्य होगा, और उसी सुप्रीम कोर्ट को आप क्रिटिसाइज करते हो, उसी सुप्रीम कोर्ट को आप स्कैंडलाइज करना चाहते हो कह के कि सुप्रीम कोर्ट डेट्स जो है वो गवर्नमेंट के कहने के ऊपर। आप मुझे बताइए इस पूरी की पूरे केस की प्रोसीडिंग्स को अगर उमर अब्दुल्ला साहब देख लें तो बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब कहा कि हम आर्गू नहीं करना चाहते और हमारे को डेट दीजिए। ऐसा तो कोई किसी डेट को नहीं हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम आर्गू नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को सुप्रीम कोर्ट हर केस में फॉलो करती है और उसी प्रोसीजर को सुप्रीम कोर्ट इस केस में भी फॉलो कर रही है। दूसरी बात ये कहना कि ये अनडिफेंडेबल केस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, जो मैं बयान सुन रहा था उमर साहब का, उन्होंने कहा जी अगर इस पे बहस होती है तो इस पे तो गवर्नमेंट इसको डिफेंड ही नहीं कर सकती। अगर आपका केस इतना मजबूत होता भाई तो सुप्रीम कोर्ट में आप गए तो सुप्रीम कोर्ट अगर आपके मजबूत को इस केस को देखती तो आपको स्टे दे देती। सुप्रीम कोर्ट के पास तो इख्तियार था ना कि जब लिटिगेशन फाइल होती है तो 5 अगस्त 2019 का जो फैसला हुआ है उसको स्टे कर दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट उन केसेस में जो कि केस मजबूत होते हैं, जिसमें दम होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वाकई बहुत ज्यादती हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि उन केसेस में इंटरम डायरेक्शंस जो है वो दे देती है। इस केस में इंटरम डायरेक्शन नहीं हुई, कोई स्टे नहीं हुआ। दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट वाज कन्विंस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो दैट दिस इज नॉट ए केस कि जिसमें स्टे किया जा सकता है, जिसमें डायरेक्शंस जो है वो दी जा सकती हैं कि इस सारे के सारे जो कार्रवाई हुई है इसको रोका जाए। अब लेकिन क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को चैलेंज किया गया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जो चैलेंज किया गया उसका आंसर देना जरूरी है। ठीक। उस आंसर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको हियरिंग पे रखा, लेकिन इस केस की मजबूती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से इस बात से आया है, रिफ्लेक्ट होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्टे नहीं दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्टे नहीं दिया था ये जानते हुए भी, इस चीज़ को इवेल्युएट करने के बाद भी कि 2019 का जो फैसला है उसकी ग्राउंड के ऊपर जो है वो क्या इम्पेक्ट होने वाला है। And by the time the hearing comes, this ground situation will change. Supreme Court knew it. Despite that, there was, as per my assessment, सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि शायद इस केस में वो मेरिट नहीं है कि इसमें स्टे किया जाए। तो अब उमर साहब खुद ही अपने आप को ये सवाल पूछिए कि अगर आपके केस में मेरिट होता तो फिर आपको स्टे मिलता। सर मुझे केस में मेरिट नहीं था, आपको स्टे नहीं मिला, तो उससे ये चीज आपको कम से कम क्लियर होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में कितना दम है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी स्टेज के ऊपर इस केस में बिल्कुल भी कभी मुझे पीछे नहीं दिखी आर्गू करने के लिए केस को। व्हेनेवर दिस, आई एम सेइंग विद माय एक्सपीरियंस ऑन द लीगल साइड, व्हेनेवर दिस केस is going to be argued, it is going to be heard by the court, it will be dismissed on merits, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो इम्पार्शियल, ऑनेस्ट और इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। उस पर गवर्नमेंट ऑफ द डे की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ फैसले करने में कभी गुरेज नहीं किया। बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर गिरी भी और गिरी हुई खड़ी भी हुई। वी आर रियली वेरी प्राउड ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द जुडिशरी इन इंडिया। तो इसलिए जुडिशरी को स्कैंडलाइज करना एंड द हाईएस्ट सीट ऑफ द जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करना बाई सेइंग कि द गवर्नमेंट ऑफ द डे is deciding whether the cases are to be heard by the Supreme Court of India, and the Supreme Court is doing that as per the wishes of the government of India. This is absolutely contemptuous। और इस तरह की बात ऐसे आदमी से जो कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मंत्री रहे हैं, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर भी रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं, और एक बड़ी रीजनल पार्टी जो कि जम्मू कश्मीर में 1947 के बाद अगर आप देखेंगे तो एक बड़े अरसे तक जो है जिनकी गवर्नमेंट रही, उसके एक बड़े कद्दावर नेता जो है वो इस तरह के जब बयान देते हैं
तो फिर हमारे को रियली ये लगता है कि क्या जम्मू कश्मीर में सियासी जो दावपेच खेले गए पिछले 70 साल में वो इसी राजनीति के तहत खेले गए कि जब आपका दिल करता है आप गवर्नमेंट को स्कैंडलाइज करिए, जब आपका दिल करता है आप कोर्ट्स को स्कैंडलाइज करिए, बिकॉज यू वांट टू बी इन पावर। और पावर में आने के लिए आप किसी भी हद तक जो है वो जा सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो, किसी को कुछ भी कह सकते हो। यू ओनली वांट टू रिमेन इन पावर, क्योंकि उमर साहब को पता है 370 की पटिशन्स में से अब कुछ निकलने वाला है नहीं, उसमें कभी भी दम था नहीं, नंबर 1। नंबर 2 की डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगता है कि जो उनकी वो एरियाज जहाँ से वो वोट लेके जो है वो गवर्नमेंट बनाते रहे हैं, अब उन एरियाज़ में वोट तो ज़रूर होंगे, सीटें भी ज़रूर होंगी, लेकिन उतनी सीटें होंगी जितनी की कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए। जिस एरिया को 4 सीटें मिलनी चाहिए, जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती थी, 4 सीटें मिलनी चाहिए, उस एरिया को 8 सीटें दी हुई थी या 7 सीटें दी हुई थी। अब जब कानून हर चीज़ को इवेल्युएट कर रहा है, तो उस इवेल्युएशन की प्रोसेस में से जो निकलेगा वो सामने आएगा। एक बात मैं और ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है, अगर आपको लगता है कि वो ठीक नहीं हुई, तो क्या होगा? क्या आपके पास कानूनी प्रावधान नहीं है? अगर आपको लगता है कि डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो होने वाली है वो ठीक नहीं होगी, वेट कीजिए ना, जल्दी क्या है? अभी क्यों स्कैंडलाइज करने की कोशिश करते हो? उसी डिलिमिटेशन में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, उसी डिलिमिटेशन कमीशन में अब आप पार्टिसिपेशन करना चाहते हो, और फैसले से पहले उसको भी स्कैंडलाइज करना चाहते हो। आपके पास क्या रीजन है ये बिलीव करने का कि डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है वो फेयर नहीं होगी? कोई रीजन है? बिल्कुल नहीं है। अब आप डिलिमिटेशन को भी स्कैंडलाइज करना चाहते हो, ताकि आप जब कल डिलिमिटेशन का फैसला आएगा, उस फैसले के ऊपर जो है आप बयानबाजी करोगे और लोगों को गुमराह करोगे। तो डिलिमिटेशन को भी स्कैंडलाइज करो, लोगों को गुमराह करो, सुप्रीम कोर्ट को भी स्कैंडलाइज करो, लोगों को गुमराह करो। ये अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स है, क्योंकि रियलिटी में अगर आप देखिए तो कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अब कोई वो बड़ी पॉलिटिकल फोर्स जैसे वो पहले थी वैसी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जितनी सीटें उन्होंने पिछले इलेक्शन में ली थी उतनी भी रिटेन कर पाएँ तो ये मुश्किल है। ये अब लंगड़ी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, पीडीपी होगी या बाकी पार्टीज होगी, अब ये एक दूसरे के सहारे खड़ा, ये अपने दम पे अब खड़ा होने की पोजीशन में नहीं है। ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है ये खड़ा होने की कोशिश कर रही हैं, उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। एंटी इंडिया फीलिंग्स जिसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉलिटिक्स करती रही है, अब वो एंटी इंडिया फीलिंग्स जो है वो कश्मीर में कोई पॉलिटिकल डिविडेंड जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को या पीडीपी को या किसी और पार्टी को नहीं दे सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। इन्होंने भी यही कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है, और साथ में ये भी कहा कि डीलिमिटेशन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं। डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज पहली बार फेयर होने जा रही है, जिसमें जम्मू को उसका हक मिलेगा और कश्मीर को उसका हक मिलेगा। इस पर बौखलाई हुई हैं कश्मीर घाटी की पॉलिटिकल पार्टीज, तभी जाकर वहां की पॉलिटिकल पार्टीज डीलिमिटेशन को भी स्कैंडलाइज कर रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो दफा 370 के ऊपर सुनवाई होनी है उसको भी स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रही हैं।